यूपी के गोरखपुर जिले में एक गांव है जिस गांव का नाम है मामाखेर। मामाखेर गांव के बाज़ार में एक भाई अपनी बहन को लेकर घर की तरफ जा रहा था। वहीं रास्ते में कुछ मनचले लड़के बैठे थे, जिनमें से एक लड़का जिसका नाम राकेश तिवारी था, वो उस लड़के की बहन को देख करके सीटी बजाता है। जब वो लड़का पलटकर उस लड़के को, राकेश तिवारी को, घूर कर देखता है तो राकेश तिवारी उस लड़के को कुछ गाली गलौज कर देता है, जिस बात से नाराज़ होकर वो लड़का अपनी बहन को घर छोड़ने के बाद और अपने साथ पिस्टल लाता है और उस जगह पर आकर राकेश तिवारी नाम के लड़के को गोली मार देता है। राकेश तिवारी नाम के लड़के की हत्या हो जाती है। उसकी हत्या करके वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। उस लड़के की उम्र उस वक्त 17 साल कुछ महीने थी। वो लड़का नाबालिग था और इस कारणवश उसको 1.5-2 महीने में बेल मिल जाती है। बेल मिलने के बाद वो लड़का इंडिया छोड़कर बैंकॉक चला जाता है और बैंकॉक से 2 साल बाद जब वो वापस इंडिया लौटता है तो वो लड़का यूपी, बिहार और पूरे पूर्वांचल का में एक इतना बड़ा गैंगस्टर बन जाता है कि उसके आतंक और उसकी दुर्दांत और उसकी आपराधिक गतिविधियों से यूपी, बिहार और पूरा पूर्वांचल दहशत और डर के माहौल में जीने लगता है। उस लड़के का नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला का जन्म दशहरे के दिन हुआ था। जिस दिन मामाखेर में दशहरे के दिन रावण का दहन हो रहा था, उसी दिन श्री प्रकाश शुक्ला ने एक एयरफोर्स के जो अधिकारी थे जिनका नाम ओम प्रकाश शुक्ला था, उनके घर में जन्म लिया था। मामाखेर में जिस घर में श्री प्रकाश शुक्ला ने जन्म लिया था वो ब्राह्मण परिवार से था और जब ये बड़ा हुआ तो इसको कुश्ती लड़ने का बड़ा ही शौक था और पहलवानी करने का इसको शौक था। लेकिन उस वक्त के जो बाहुबली गैंगस्टर और माफिया थे, उनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता था। तो अपने घर वालों से और अपने बुजुर्गों से ये उस टाइम के जितने भी बदमाश थे उनकी कहानियाँ बड़ी दिलचस्पी से सुनता था और वो भी ये समझ के इसको ये कहानियाँ सुना देते थे कि ये बच्चा है, इसको ये कहानियाँ सुनने में शायद आनंद आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा। इसलिए वो लोग अपने इस श्री प्रकाश शुक्ला को बच्चा समझकर और उन गैंगस्टर की कहानियाँ सुनाते थे। श्री प्रकाश शुक्ला जब जवान हुआ और स्कूल कॉलेज में जाने लगा तो उसका भी दिलचस्पी, उसका भी इंटरेस्ट बदमाश गैंगस्टरों में इसमें जुड़ गया और वो अपने दोस्तों से जब इस बारे में बात करता और दोस्त किसी भी गैंगस्टर का या किसी भी अपराधी की उसके सामने तारीफ करते थे तो अपने दोस्तों को के साथ वो मारपीट में उतर जाता था और वो ये कहता था कि नहीं, ये सब बदमाश नहीं है और तुम इनकी तारीफ मेरे सामने मत किया करो, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। राकेश तिवारी जिसकी उसने हत्या की थी वो उस वक्त के बाहुबली नेता वीरेंद्र सिंह शाही, जो राजपूत समाज से थे, उनका राइट हैंड था और ये वर्चस्व की लड़ाई में ही श्री प्रकाश शुक्ला ने जो राकेश तिवारी है उसकी हत्या की थी। ये जो चैनलों में और जो गूगल पे ये बात है कि उसकी बहन को छेड़ा था, ये सरासर झूठ है। दरअसल उसको गैंगस्टरी में और बदमाशी में दिलचस्पी थी। वो भी चाहता था कि मेरा भी इस लाइन के अंदर कुछ नाम चमके, लोग मुझे जाने और लोग मेरे से दहशत खाएं, मुझसे डरें। इसीलिए उसने राकेश तिवारी को मारा था। उस वक्त के बाहुबली नेता वीरेंद्र सिंह शाही और उनके प्रतिद्वंदी हरिशंकर तिवारी, इन दोनों के बीच में ठाकुर बनाम ब्राह्मण की वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि हरिशंकर जो तिवारी थे वो ब्राह्मण थे और उन्होंने श्री प्रकाश शुक्ला को सपोर्ट किया, उसको उसका साथ दिया और इसीलिए श्री प्रकाश जो शुक्ला थे वो धीरे धीरे अपने बदमाशी की लाइन में आगे निकलने लगे। श्री प्रकाश शुक्ला जब बैंकॉक से वापस लौटे तो उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो वहाँ के बिल्डर थे, जो ठेकेदार थे और जो रेलवे के इनके जो ठेके लेते थे, उनको इन्होंने डराना स्टार्ट किया और जो उनकी बात नहीं मानता था, उनको पैसा नहीं देता था, उनको वसूली नहीं देता था,
वो उनको गोलियों से भून देते थे। और उस वक्त ये पहले बदमाश ऐसे थे श्री प्रकाश शुक्ला जो AK-47 से हत्याएं करते थे। यानी यूपी बिहार में ये पहला बदमाश जिसके पास AK-47 थी। AK-47 से इतने दुर्दांत तरीके से और दर्दनाक तरीके से वो सामने वाले को मारते थे कि उसके शरीर में ना करके 150 गोलियां धंस जाती थी। यूपी में अपना वर्चस्व कायम करने के बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने बिहार की तरफ रुख किया और बिहार के बाहुबली सूरजबान सिंह से उनकी मुलाकात हुई और सूरजबान सिंह ने श्री प्रकाश शुक्ला पर हाथ रखा। ये बिहार आए और बिहार में भी इन्होंने कई राजनेता और कई बिल्डरों की हत्याएं की। बिहार में भी इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी और इन्होंने ये बता दिया कि मेरे लिए किसी भी स्टेट की सीमा मायने नहीं रखती, मैं कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकता हूँ। बिहार पुलिस भी इनके हाथों के पीछे पड़ी और इधर यूपी पुलिस पहले से ही इनके पीछे पड़ी थी। 1996-97 में इन्होंने वीरेंद्र सिंह शाही को भी मार गिराया, उनकी भी हत्या कर दी। इसके बाद श्री प्रकाश शुक्ला ने रुकने का नाम नहीं लिया और कंटिन्यू हत्या दर हत्या ये करते रहे। यूपी की एक दिलीप होटल थी अपने लखनऊ में, दिलीप होटल में जाके इन्होंने जहाँ वहाँ जो ठेकेदार थे उनकी एक मीटिंग चल रही थी, वहाँ जाकर के ताबड़तोड़ फायरिंग की और उस फायरिंग में 3 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक जो बच गए थे और 3 लोग वहाँ ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। दिलीप होटल में जब इन्होंने फायरिंग की तो वहाँ का ये नज़ारा था कि 1 घंटे तक जो अंदर कमरे की डस्ट थी, जो गोलियों से जो उसका जो मसाला था दीवारों का वो उखड़ गया था और 1 घंटे तक वो जो मसाला उखड़ गया था उसका धुआं और उसकी जो डस्ट थी, मिट्टी थी, वो 1 घंटे तक उस कमरे में उड़ती रही। धीरे धीरे श्री प्रकाश शुक्ला के हौसले इतने बुलंद हो गए कि उन्होंने उस समय के CM कल्याण सिंह की भी सुपारी ले ली और कल्याण सिंह की सुपारी जब ली तो ये बात जब कल्याण सिंह को पता चली तो उन्होंने फिर श्री प्रकाश शुक्ला के लिए एक प्लानिंग की और उन्होंने पुलिस अधिकारियों को, आला अफसरों को बुलाया और उनसे कहा कि भाई कैसे भी ये जो श्री प्रकाश शुक्ला नाम का जो गैंगस्टर है इसका इलाज करो, इसका कुछ भी करके इसका जो डर दहशत है उसको ख़त्म करो। और उस वक्त जो उस समय के ASP थे श्री अरुण कुमार जी और उनके जो सहयोगी थे राजेश पांडे, उन्होंने मिलकर STF का गठन किया। ये STF का जो गठन हुआ था ये सिर्फ 6 महीने के लिए हुआ था और वो भी श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए या गिरफ्तार करने के लिए। STF के गठन के बाद STF की टीम लगातार श्री प्रकाश शुक्ला के मोबाइल ट्रेस करने लगी और अपने मुखबिरों को ये फैला दिया कि हमें श्री प्रकाश शुक्ला का कुछ भी अगर क्लू मिलता है तो हमें इन्फॉर्म करें ताकि हम श्री प्रकाश शुक्ला का इलाज कर सकें। लेकिन मुश्किल ये थी श्री प्रकाश शुक्ला का एक भी फ़ोटो या कोई पहचान STF के पास नहीं थी, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला ने अपने किसी भी फंक्शन में फ़ोटो नहीं खिंचवाया था। और अगर पुलिस STF की टीम एक फोटोग्राफर के पास गई उससे इसके फ़ोटो मांगने, तो जिसके पास इसके श्री प्रकाश शुक्ला के फ़ोटो थे तो उसने भी श्री प्रकाश शुक्ला के डर से मना कर दिया कि मेरे पास श्री प्रकाश शुक्ला का कोई फ़ोटो नहीं है। और STF टीम वहाँ से आ गई। STF टीम के वहाँ से जाने के 2-4-10 दिन बाद ही उस फोटोग्राफर की भी श्री प्रकाश शुक्ला ने हत्या कर दी, उसको भी AK-47 से भून डाला। अब श्री प्रकाश शुक्ला के डर से जिन लोगों के पास फ़ोटो थे उसके श्री प्रकाश शुक्ला के, वो कोई भी STF को या किसी और को वो फ़ोटो शेयर करना नहीं चाहता था या उस फ़ोटो के बारे में बताना नहीं चाहता। एक खबर मिली कि उसकी एक जो बहन है उसके यहाँ श्री प्रकाश शुक्ला अपनी भांजी का बर्थडे मनाने आया था और वहाँ उसकी फ़ोटो हो सकती है। STF की टीम श्री प्रकाश शुक्ला की सिस्टर के यहाँ गई, लेकिन उन्होंने भी उसका फ़ोटो देने से मना कर दिया और ये कहा कि श्री प्रकाश किसी का भी सगा नहीं है, अगर उसको ये पता चल गया कि हमने आप लोगों को ये फ़ोटो दी है तो वो हमको भी मार गिराएगा, इसलिए प्लीज़ आप हम पे दया कीजिए और ये जो फ़ोटो है ये हम आपको नहीं दे सकते। लेकिन जो श्री प्रकाश शुक्ला की भांजी थी वो फोटोग्राफी की बहुत शौकीन थी। STF ने उसको अपने झांसे में उससे बेला फुसला करके वो एक फ़ोटो उससे ले ली और उनको ये विश्वास दिलाया कि श्री प्रकाश शुक्ला आपको कुछ नहीं करेगा और हम ये बात किसी को नहीं बताएंगे, आप बेफिक्र रहें, आपकी जान को कोई नुकसान नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने वो श्री प्रकाश शुक्ला की जो फ़ोटो थी STF टीम को दे दी और STF टीम उस फ़ोटो को लेकर अपने ऑफिस चली गई। इसके बाद उन्होंने सुनील शेट्टी के फ़ोटो से श्री प्रकाश शुक्ला के चेहरे को मैच किया और एक नई फ़ोटो तैयार करके 200 कॉपी बनाई और 200 कॉपी उन्होंने पूरी मीडिया को दे दी। मीडिया में श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोटो छप गया और जब ये बात श्री प्रकाश शुक्ला को पता चली मुखबिरों से तो श्री प्रकाश शुक्ला ने कहा यार मैंने तो कभी किसी के साथ फ़ोटो नहीं खिंचाया और ये फ़ोटो दी किसने है, वो कंफ्यूज हो गया। लेकिन STF को एक
अच्छी खबर मिली और अपने मुखबिरों से उसको ये पता चला कि श्री प्रकाश शुक्ला दिल्ली का जो हजरतगंज एरिया है वहाँ पर अक्सर किसी पीसीओ से फ़ोन करता है अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी मंगेतर को। एसटीएफ की टीम श्री प्रकाश शुक्ला के फ़ोन नंबर को, उसकी कॉल को ट्रेस करने लगी, उसको रिकॉर्ड करने लगी, जिसके तहत 1998 में उनको एक क्लू मिला कि श्री प्रकाश शुक्ला अपनी मंगेतर से मिलने हजरतगंज से उसके घर दिल्ली जाने वाला है। एसटीएफ की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ला का पीछा किया और जैसे वो उस पीसीओ से निकलकर हजरतगंज एरिया में पहुंचा, वहां से जैसे बाहर निकला एसटीएफ ने उसको घेर लिया। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और एसटीएफ की फायरिंग से श्री प्रकाश शुक्ला और जो उसके दोनों सहयोगी थे उनकी वहाँ मौत हो गई इस एनकाउंटर में। और इस तरह से श्री प्रकाश शुक्ला का जो वर्चस्व था वो खत्म हो गया। एक 25 साल का गैंगस्टर जिसने अपनी छोटी सी उम्र में 20 से 25 लोगों की हत्या की और पूर्वांचल, बिहार और यूपी में अपना वर्चस्व कायम किया, एसटीएफ टीम ने उसको मार गिराया, उसका वर्चस्व खत्म कर दिया, उसको ढेर कर दिया और एक राहत की सांस ली उस समय के सीएम कल्याण सिंह ने भी और यूपी बिहार की पब्लिक ने। इसमें भी मैं आपको एक चीज़ और बोल रहा हूँ, जो फिल्मों में श्री प्रकाश शुक्ला के बारे में दिखाया गया कि उसके पिता टीचर थे, उसके पिता टीचर नहीं थे, वो एयरफोर्स से रिटायर्ड होने के बाद ठेकेदारी का काम करते थे। ये उनका खानदानी काम था, क्योंकि जो श्री प्रकाश शुक्ला के दादा थे वो भी ठेकेदार थे, वो भी वहाँ रेलवे की और जो एग्रीकल्चर जो लैंड की जो ठेकेदारी होती है वो किया करते थे। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपको जो टीवी चैनल्स या यूट्यूब चैनल और गूगल से पता चलता है कि जो राकेश पारिक था उसने श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को छेड़ा था, ये भी बात गलत है। श्री प्रकाश शुक्ला की बहन को उसने नहीं छेड़ा था। ये दोनों के राकेश पारिक के और श्री प्रकाश शुक्ला के वर्चस्व की लड़ाई थी। वर्चस्व की लड़ाई में ही आगे बढ़ने की गरज से श्री प्रकाश शुक्ला ने राकेश तिवारी को मारा था, उसकी हत्या की थी। मैं राहत कुरैशी इजाज़त मांगता हूँ, आप सबसे आज्ञा चाहता हूँ। नए एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे। आप मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ मेरी स्टोरी को आप पूरा देखिए, क्योंकि मैं जो भी एपिसोड बनाता हूँ वो पूरी डिटेल के साथ बनाता हूँ। श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर एक नए टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। जब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से सलाम, इंडिया।